आप सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस 72वीं गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। गाइस, आज का जो हमारा जो ये वीडियो में लेके आप सभी के साथ जो जुड़ रहा हूँ, ये आप सभी 12th स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं 2021 में, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और आज का दिन बहुत ही हमारे इंडिया के लिए अच्छा वाला दिन है, हमारे इंडिया के लिए गौरवान्वित दिन है, जो कि हमारे आज हम लोग 72वीं गणतंत्र दिवस को हमने आज मनाया है हर्ष उल्लास के साथ। चलिए गाइस, इसी के साथ हम लोग आज बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस के लिए पूरी तरह से बनी हुई है। गाइज, आप मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको फिर कल जो हूँ इसी के साथ मैं जुड़ने वाला हूँ लेकर के और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल बुक मतलब प्रोज का, पोइट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। आप चाह रहे हो आपके एग्ज़ाम में 90 इंग्लिश में मार्क्स गेन कर सके, कैसे गेन करें, तो इसके लिए आज मैंने सुबह ही एक मॉर्निंग में वीडियो किया है। गाइस, आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। आप जाकर उस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, डैश यू लिव लॉन्ग। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपको मैं जो यहाँ पे चीज़ें जो सिखाने जा रहा हूँ, गाइस, सबसे पहले चीज़ को आप ध्यान दें, आप ये पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। यदि आप बीच बीच में छोड़ के भाग रहे हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला ये वीडियो आपके लिए तब बिल्कुल नहीं बनी पड़ी हुई है। जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको लास्ट में ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिख जाए, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, और आपको पहले खाली जगह मिल जाए, आप हमेशा पहला ऑप्शन ढूंढ लेना कि किस सेंटेंस में मे बैठा हुआ है। क्योंकि मे का यूज़ हम करते हैं विश देने के लिए, मे का यूज़ करते हैं हम किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए, मे का यूज़ करते हैं हम लोग परमिशन लेने के लिए और देने के लिए, मतलब हम अपनी इच्छा को जाहिर करने के लिए, किसी को शुभकामनाएं देने के लिए, अनुमति देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, ही यूज्ड टू डैश इन द कंट्री, वह यूज्ड टू जो है एक मॉडल एक्सुलरी है। आप जानते हो कि 13 मॉडल एक्सुलरी होते हैं, उस 13 में से भी एक यूज्ड टू है और एक आउट टू होता है, जिसमें पहले से ही टू लगा होता है। वैसे भी टू के बाद हमेशा जो है जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्म जो है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ही यूज्ड टू लिव इन द कंट्री, वह उस देश में रहा करता था। ही प्रॉमिस्ड डैट ही डैश हार्ड, वह वादा किया कि वह कठिन मेहनत करेगा। आप ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में जब आपके पास इतनी लेंदी सेंटेंस दिखे तो आप उस सेंटेंस में पहले से जो दिया गया वर्ब है उसको ढूंढो। जैसे इसमें सेंटेंस में ही मेरा सब्जेक्ट होगा, प्रॉमिस्ड मेरा वर्ब है। यह वर्ब की कौन सी फॉर्म है? यह वर्ब की सर सेकेंड फॉर्म है। मतलब कौन सा टेंस होगा? ये पास्ट का ही कोई ना कोई है, सिंपल पास्ट है। आपको अंदर नहीं जाना, बस ये बताना है कि सर पास्ट टेंस में। तो आप इतना ध्यान रखना, जब एक सेंटेंस में कोई भी एक वर्ब पास्ट का आ गया तो वह पूरी सेंटेंस पास्ट में ही बनेगा। अब देखो, हैज़ तो प्रेजेंट में यूज होता है, कैन बी प्रेजेंट, डिड जो होता है सर आपका पास्ट में होता है। ही प्रॉमिस्ड दैट ही डिड वर्क हार्ड, यहाँ पे वुड भी आपका पास्ट में होता है। उसने वादा किया कि वह क्या करेगा? कठिन मेहनत करेगा। अब समझेंगे, उसने वादा किया कि वह कठिन मेहनत करता। ही डिड वर्क नहीं, यहाँ पे होगा आपका राइट आंसर ही वुड वर्क हार्ड। वैसे आपके एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन पास्ट का देगा, यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन पास्ट का कर दिया। आपके एग्जाम में ऐसे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश ईयर नेक्स्ट वीक, वे लोग यहाँ आएंगे। कब आएंगे? अगले सप्ताह आएंगे। ध्यान रखना, भविष्य में कोई घटना घटने को हो लेकिन आगे जो है टाइम निश्चित कर दिया जाए। अब देखो, वे लोग आएंगे लेकिन कब आएंगे? अगले सप्ताह। तो वह सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट भी बन जाता है। दे प्लूरल वर्ब है, दे प्लूरल प्रोनाउन है, दे के साथ यहाँ पे आप कम भी लिख सकते हो, सही होगा, बिल्कुल 100% वही सही होगा। दे कम हियर नेक्स्ट वीक, लेकिन यहाँ पे कम तो नहीं, हैड तो पास्ट में यूज होता है, केम भी पास्ट में यूज होता है, कमिंग तो तब यूज होगा जब इसके साथ कोई भी आपका एक्सुलरी वर्ब होगा, तब तो इज एम आर, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर विल कम राइट हो जाएगा। दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक। व्हाट डैश यू बीन डूइंग, बीन लग गया है, बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस चलता है। और यू के साथ कैसा एक्सुलरी लगेगा? यू के साथ जो है हमारा यहाँ पे हैव लगने को है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट हैव यू बीन डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वी डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट। ध्यान रखेंगे, जिस भी किसी सेंटेंस में लास्ट आपको दिख जाए, आपको वर्ड एगो दिख जाए, आपको वर्ड प्रीवियस दिख जाए, या आपको यस्टरडे दिखे, या एक और वर्ड है लास्ट, लास्ट तो हो ही गया, या आपको
20 से ऊपर कोई भी वर्ष, मतलब 2021 चल रहा है ना, 21 से ऊपर कोई भी आपको दिख जाए तो आप उस सभी जगह पे जो है केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करने वाले हो। यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे वी के साथ जो है आप सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे, वी वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 7, राम डैश डू दिस वर्क टुमारो। राम क्या करेगा, इस काम को करेगा, कब करेगा, कल करेगा। राम के साथ यहाँ पे डू जो है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कोई ना कोई मॉडल एक्सुलरी आएगा। यहाँ पे सारे मॉडल एक्सुलरी सभी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा ही लगेगा। लेकिन टुमारो भविष्य की बात हो रही है, और भविष्य की बात होने की वजह से जो हम यहाँ पे यूज करेंगे राम विल डू दिस वर्क टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश सैल्यूट द नेशनल फ्लैग। वह क्या करेगा, उसे नेशनल फ्लैग को उसे सैल्यूट करना चाहिए, दे रहा ना। ही कुड वह सैल्यूट कर सका, पास्ट की बात है, नहीं माइट भी पास्ट मतलब ही विल, वह करेगा सैल्यूट, वह करेगा नहीं, उसे करना चाहिए। ये हमारे कर्तव्य का बोध करा रहा है कि हमें जो है नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करना चाहिए। और कर्तव्य को बताने के लिए, ड्यूटी को बताने के लिए हम आउट टू का भी यूज़ करते हैं और शुड का भी यूज़ करते हैं। तो आपके एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन होंगे, दोनों में से आप देखेंगे, जो भी आपके पास मिलेंगे आप उसे टिक करेंगे। इफ़ इट रेन्स आई डैश स्टे एट होम टुमारो। यदि वर्षा हुई तो मैं कल घर पे रुक जाऊंगा। देखो आप इस तरह का जिस सेंटेंस में आपको शर्त लग जाए, कंडीशन लग जाए, इफ़ इट रेन्स, यहाँ पे देखो जब भी कंडीशन लग जाए ना तो उसका एक सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट अर्थात वर्ब की पहली ना तो वर्ब की पांचवी फॉर्म होगी, तो दूसरी वाली जो पार्ट होगी ना वो आपकी सिंपल फ्यूचर बनेगी, अर्थात वहाँ पे आपका जो है शैल या विल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है आपके पास, देखो इफ़ इट रेन्स यहाँ पे वर्ब की पांचवी फॉर्म है, तो यहाँ पे किसका जगह खाली है, आई के साथ क्या लगाओगे, आई के साथ शैल लगाओगे, तो आई शैल स्टे एट होम टुमारो। तो ये कंडीशन वाले सेंटेंस में होती है जिसमें शर्त लगी रहती है। वन डैश डू वंस ड्यूटी सिंसियरली। एक व्यक्ति को उसका अपना कर्तव्य जो है सिंसियरली करना चाहिए, तो वन शुड डू वंस ड्यूटी सिंसियरली। वन कैन डू, कैन का यूज तब करते हो जब पावर की बात हो, जब आपकी एबिलिटी क्षमता की बात हो, योग्यता की बात हो। कैन का पास्ट कुड होता है, ये नहीं चलेगा। मे का यूज तब करते जब संभावना बताना, कोई व्यक्ति कर सकता है, संभावना नहीं है, किसी को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपनी कर्तव्य अपने काम को सिंसियरली। ही वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, इसमें आपको कॉम्बिनेशन बताना है, इसको जोड़ के कौन सा सेंटेंस सही बनेगा। वह कठिन मेहनत किया, वह थक गया। अब देखो ही वर्कड हार्ड बिकॉज फेल्ट टायर्ड, वह कठिन मेहनत किया क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि वह थका हुआ महसूस कर रहा था, मतलब थका हुआ महसूस कर रहा था इसीलिए वह बहुत कठिन मेहनत किया, ऐसा तो होगा नहीं। ही वर्कड हार्ड, वह कठिन मेहनत किया, सो ही फेल्ट टायर्ड, इसीलिए वह थक गया। बिल्कुल हमें तो लग रहा हो सकता है। ही फेल्ट टायर्ड, वह थक गया, सो ही वर्कड हार्ड, इसीलिए वह कठिन मेहनत किया। अरे थक गया तो क्यों कठिन करेगा। ही फेल्ट टायर्ड एंड ही वर्कड हार्ड, वह थका हुआ महसूस कर रहा था और कठिन मेहनत किया, और नहीं करेगा वह, यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ही वर्कड हार्ड, वह कठिन मेहनत किया, सो ही फेल्ट टायर्ड। नंबर 12, ही विल पास इट इज सर्टेन, ही विल पास इज सर्टेन, ही विल पास इज सर्टेन। यहाँ पे देखो ही विल पास, ये इज वर्ब किसके लिए यूज हो रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है ना, वह पास करेगा, ये क्या इज इसके लिए ही सब्जेक्ट है। आप जब आगे कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा, जब दो वर्ब एक ही सेंटेंस में यूज हो रहे लेकिन सब्जेक्ट नहीं है तो वो एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। ही विल पास, ही इज सर्टेन, वह पास करेगा, वह निश्चित है, वह लड़का ही निश्चित है, ऐसे कैसे होगा। इट इज़ सर्टेन डैट ही विल पास, ये आपका राइट होगा। इट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है, डैट की ही विल पास, वह पास कर जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंस में आपका जो ऊपर वर्ब लिखा गया वही नीचे भी होना चाहिए। अब जैसे देखो विल पास ही कैसे हो जाएगा, ही इज सर्टेन, वह सर्टेन है, वह कैसे, व्यक्ति कैसे सर्टेन होगा। नंबर 13, यू कैन टेक टी यू कैन टॉक, तुम चाय पी सकते हो और तुम बात भी कर सकते हो, ऐसा कह रहा है। यू कैन टी बट टॉक, यू कैन टी तुम चाय हो, तुम चाय सकते हो, चाय कैसे, यू कैन टी नहीं होगा। यू कैन टेक टी एंड टॉक, यू कैन टेक टी एंड टॉक, तुम चाय पी सकते हो, चाय ले सकते हो और बात भी कर सकते हो। आई सॉ हिम आई वॉज वेरी ग्लेड, मैंने उसे देखा मैं बहुत खुश हो गया। देखो आई सॉ दोनों पास्ट में चल रहा है। आई सॉ हिम एंड आई वेरी ग्लेड, एंड आई वेरी ग्लेड कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं ना। आई सॉ हिम, यहाँ पे ये मेरी टाइपिंग है गलत, आप यहाँ पे हिम होगा। आई सॉ हिम सो आई वेरी ग्लेड, मैंने उसे देखा इसीलिए मैं बहुत खुश हुआ। आई वेरी ग्लेड, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब ही नहीं मिल रहा है। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था, बिकॉज ऑफ सो हिम। ऑफ के बाद जो है जब भी हम वर्ब लिखते हैं उसमें ING लिखते हैं। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिम, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते तो सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिम।
डिड यू रिमेंबर डैश द लेटर, क्या तुम्हें याद है लेटर को भेजना? तो ध्यान रखेंगे जिस भी सेंटेंस में आपका डू लग जाए, जिस सेंटेंस में आपका डज लग जाए, जिस सेंटेंस में आपको डिड लग जाए, उस सब के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डिड यू रिमेंबर पोस्ट द लेटर। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ डैश यू, तुम्हें चोट पहुँचाने, कष्ट पहुँचाने के लिए। तो आई एम रियली सॉरी यहाँ पे हिटिंग यू। आई एम रियली सॉरी, मैं वाकई में क्षमा चाहता हूँ किस चीज़ के लिए? फॉर ईटिंग यू, किस वजह से? तो तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए, तुम्हें कष्ट पहुँचाने के लिए। नंबर 17, अनफेवरेबल सीजन डैश क्रॉप, अनफेवरेबल सीजन जो अनचाही हुई जो मौसमी जो आती है वो क्या करती है? क्रॉप्स को जो है अफेक्ट करती है। अब देखो यहाँ पे एक अफेक्ट्स है, इस इफेक्ट का मतलब होता है असर देना, लेकिन इस इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना, और इस इफेक्ट का मतलब होता है किसी का दुष्प्रभाव भी पड़ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, और सीजन, सीजन तो एक सिंगुलर बात हो रही है ना। यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे इस इफेक्ट की होगी। इस दोनों इफेक्ट्स का मतलब देखो, समझना ध्यान से, ये जो इफेक्ट है इसका मतलब हो गया प्रभाव पड़ना, थोड़ी सी पॉजिटिव, और इस इफेक्ट का मतलब हो गया थोड़ी सी नकारात्मक प्रभाव पड़ना। तो अनफेवरेबल सीजन मतलब जो सीजन नहीं होनी चाहिए उस फसल को वो सीजन मिल रही है, जिसकी वजह से क्या होती है? फसलें इफेक्ट होती है, बर्बाद होती है। तो यहाँ पे सीजन, सीजन को तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमारा यहाँ पे इफेक्ट्स राइट होगा। He was dash at his foolishness, वह उस क्या हुआ? He was dash, उस पे हंसा गया, किस वजह से? उसकी मूर्खता की वजह से। देखो किस पे हंसा गया? इस बंदे पे हंसा गया, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर हंसा गया। और जब कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर काम करता है तो सर उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस कहते हैं, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ही वॉज लाफ्ड, उसके ऊपर हंसा गया एट फॉर हिज फूलिशनेस। डैट डैश बी ट्रू, वह सही हो सकता है। डैट शैल बी ट्रू, डैट कांट बी ट्रू, डैट वुडंट बी ट्रू, या डैट शैल नॉट बी ट्रू। आप समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे शैल नॉट जो लिखा गया, इसको हम अगर शॉर्ट में जो लिखते हैं तो शैल नॉट नहीं, हम इसको लिखते हैं SHAN शांट। डैट शांट बी ट्रू, ये तो रॉन्ग हो गया ऑप्शन ही। आगे देखो, डैट वुड बी ट्रू, वह सच हो सकता था। ऐसा क्या? ऐसे कैसे हम बोल देंगे? डैट कांट बी ट्रू या डैट शैल बी ट्रू। अच्छा देखो, शैल का यूज़ कब करते हो आप लोग? शैल का यूज़ करते हो आई के साथ और वी के साथ। यहाँ पे तो आई वी कोई भी नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है, तो शैल भी हट जाएगा। अब है कांट होगा या वुड होगा? वुड का यूज़ आप पास्ट में करते हो। यहाँ पे क्या आपका सेंटेंस कोई पास्ट में कुछ ऐसा वर्ड लगा हुआ है, या गो, यस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट, इस तरह का कोई वर्ड? ऐसा कोई वर्ड नहीं है, जिस वजह से जो आप इसे प्रेजेंट की वर्ब कांट देने वाले हो। डैट कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द विलेज गर्ल हैज़ नेवर डैश। देखो हैज़ लग गया ना, हैज़ के बाद हमेशा वर्ब की, हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर सीन होगा। डैश यू लैंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो? जब भी आपको किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना हो तो आप वुड का यूज़ करते हो, नहीं तो मे का यूज़ करते हो। आप बोलते हो ना, मे आई गो आउट, मे आई कम इन, तो मतलब क्या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो किसी से आप पेन मांग रहे हो, रिक्वेस्ट ही करोगे, तो यहाँ पे आप मे का यूज़ करोगे। वुड यू लाइक डैश टू द मार्केट, क्या आप पसंद करोगे, क्या पसंद करोगे बाजार जाना? देखो वुड हो गया, वुड के अकॉर्डिंग मॉडल एक्सुलरी के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो दूसरी वर्ब जब आना चाहती है तो या तो हम उसे इन्फिनिटिव बनाते हैं, अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज इंग्लिश डैश बाय हर, क्या इंग्लिश उसके द्वारा पढ़ा जाता है? अब देखो इज इंग्लिश डैश बाय, बाय लग गया। बाय मतलब कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म सर? थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपकी राइट आंसर स्पोकन हो जाएगा। दे डैश इन द स्ट्रीट फॉर 20 ईयर्स, 4 लग गया। ध्यान रखेंगे जिस भी सेंटेंस में आपको 4 या सिंस दिख जाए वह सेंटेंस आपका हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यदि ऐसा नहीं मिलता है तो आप हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हो, कोई आपत्ति उसमें नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दे हैव लिव्ड इन द स्ट्रीट फॉर 20 ईयर्स। यहीं पे अगर आपके पास ऑप्शन रहता है दे हैव बीन लिविंग इन द स्ट्रीट फॉर 20 ईयर्स, तो आपका वो सही होगा, फिर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ही डैश मील व्हेन द फोन रैंग, वह भोजन ले रहा था जब फोन बजा। अब देखो यहाँ पे रैंग एक वर्ब है कि नहीं है? रैंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट वाला वर्ब, इसको पकड़ा दो। हैव प्रेजेंट की होती है, हैविंग भी प्रेजेंट की। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ही वॉज टेकिंग। सर डिड हैविंग क्यों नहीं होगा? डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, इसीलिए डिड हैविंग रॉन्ग होगा। आई डैश द डोर क्विकली, मैंने जल्दी से दरवाजा को डैश कर दिया, बंद कर दिया। व्हेन आई हियर्ड अ नॉइज, जब मैंने एक आवाज़ सुनी। यहाँ पे फिर से देखो हियर्ड, हियर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब सेंटेंस सिंपल पास्ट।
SHOT शॉट का मतलब होता है किसी को गोली से मार देना, वो ढिसकाऊ करके। SHUT शट का मतलब होता है बंद करना, और शट की सेकेंड फॉर्म भी यहाँ पे शट ही यूज होगी। शटेड कुछ होता नहीं है, विल शट आपका यहाँ पे होगा नहीं। पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए आई शट द डोर क्विकली व्हेन आई हियर्ड अ नॉइज। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। गाइज, आप किसी भी तरह की कम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, और आपको ध्यान रखना है इसके लिए जो है आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, इससे आपको हर एक नई वीडियो आपके पास मिलती रहेगी। साथ ही मैं आपके साथ 100 क्वेश्चन और लेके जुड़ने वाला हूँ, जिसे आप स्किप करना बिल्कुल ना भूलें। किसी तरह की डाउट आपको रह जाती है तो आप मुझे इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में जो है हम लोग जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ेंगे वह बिल्कुल जीरो से लेकर के हम हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं। आप भरोसा रखो, यदि आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ते हो तो आपकी मैं बहुत तरह की इंग्लिश की डाउट ही क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, यदि आपको ये अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस लाइक करो यार। लाइक करने में आपके पैसे तो नहीं लगते, यदि लगते तो छोड़ देना, फिर नहीं करना लाइक, छोड़ दो। क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ आप सभी के लिए, तो आप छोड़ देना, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आगे। आई ऑलवेज डैश द कार ट्वाइस अ वीक। ध्यान रखेंगे जिस सेंटेंस में ऑलवेज, नेवर, डेली, एवरीडे, सेल्डम ये सभी शब्द किसी सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं तो वह सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसे सिंगुलर वर्ब चाहिए, इसीलिए हम इसे वर्ब में एस या ईएस लगा के देते हैं। इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा आई ऑलवेज वॉशेस द कार ट्वाइस अ वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉचेस का मतलब होता है देखना, वॉच होता है घड़ी भी, और वॉच का मतलब देखना भी होता है। माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। मेरा दोस्त और मैं प्रत्येक दिन होमवर्क करता हूँ। एवरी लग गया ना, अभी जस्ट बताया। एवरी मतलब कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट। मेरा दोस्त और मैं दो व्यक्ति कर रहे हैं तो डू आवर होमवर्क एवरी डे। पेरिस इज द डैश सिटी इन यूरोप। पेरिस कैसी सिटी यूरोप में, तो सबसे साफ सिटी है। तो द जब भी आर्टिकल लग जाता है तो उसके बाद हमेशा हम यूज़ करते हैं सर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पेरिस इज द क्लीनेस्ट सिटी इन यूरोप। 30 में डैश यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल। यदि तुमने स्मोकिंग नहीं छोड़ा तो तुम वाकई में क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। तो इसका जो है ना बट का होता था लेकिन तुम स्मोकिंग करोगे नहीं, जब तक तुम स्मोकिंग छोड़ोगे नहीं। तो अनलेस यहाँ पे हमारा राइट होगा। इफ़ यू स्टॉप स्मोकिंग, अगर इफ़ लगाते यदि तुम स्मोकिंग रोकते हो यू विल बी सीरियसली इल, तुम जरूर बीमार पड़ोगे। नहीं ऐसा तो नहीं है। अब सर इसी के साथ एक और वर्ड होता है सर कंजंक्शन, जिसका नाम है अनटिल। अनटिल आप तब यूज़ करते हो जब आपको कोई टाइम बता रहा होगा, जैसे कि वेट हियर, यहाँ पे इंतजार करो, डैश आई कम, जब तक मैं आता हूँ, डैश आई कम। तो यहाँ पे देखो इस समय का बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अनटिल आई कम। लेकिन यहाँ पे कोई समय का नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा जब तक तुम स्मोकिंग छोड़ोगे नहीं तब तक तुम सही होगे नहीं, तुम बीमार पड़ जाओगे। द ऑनर सीम्स नाइस, जो मालिक जो है, ऑनर जो है वह अच्छा दिखता है, बट सी टॉक्स डैश स्लो, लेकिन वह जो है ना थोड़ी सी क्या बात कैसे करता है, तो थोड़ी सी जो ना अलग तरीके से बात करता है। तो इसका क्या होगा, अब देखो टॉक्स क्या है, एक वर्ब है, और जो शब्द क्रिया को डिफाइन करता है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, और उसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एडवर्ब। तो सर एडवर्ब बनता कैसे है, तो जनरली एडवर्ब जिस वर्ड के लास्ट में एलवाई लग जाता है वो सब एडवर्ब बनता है। ऑफुल के लास्ट में नहीं है, टेरिबल के लास्ट में नहीं है, ऑफुली और टेरिबली। ऑफुली का मतलब होता है बेढंग तरीके से, और टेरिबली का तो भयानक तरीके से। तो मालिक दिखता अच्छा है तो भयानक तरीके से नहीं, थोड़ी सी बेढंग टाइप से धीरे धीरे बात करती है, इसीलिए राइट आंसर आपका होगा ऑफुली। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। वेस्टेड टाइम डैश रिटर्न्स, जो बर्बाद की गई समय है वह कभी भी वापस नहीं होती। नेवर का मतलब कभी नहीं वापस होती, हमारा तो राइट आंसर नेवर होगा। फॉरएवर वो हमेशा रिटर्न होती, ऑलवेज हमेशा, मस्ट नॉट रिटर्न उसे अवश्य रिटर्न नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका राइट आंसर नेवर होगा। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर कुमार सर, हम लोग ग्रामर पढ़ते किनके द्वारा, मिस्टर कुमार सर के द्वारा। बाय लग गया ना, पैसिव में लिखा, इसका एक्टिव ढूंढो, कौन पढ़ा रहा। हम जानते हैं पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे हम रिप्लेस करते हैं। सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर कुमार, तो मतलब मिस्टर कुमार तो सब्जेक्ट बनेगा। अब देखो
आर, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सिंपल प्रेजेंट चल रहा है। ऐसे कैसे सर? आर के साथ तो आईएनजी भी लगता है। अरे आईएनजी तब लगेगा जब इसमें बीइंग लगा होता, तब ना हम आईएनजी लगाते। बीइंग वाला तो कोई है ही नहीं, मतलब यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे टीचर्स हमारा राइट होगा। किसे पढ़ाते? वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? अस, ग्रामर। मिस्टर कुमार टीचर्स अस ग्रामर। टीचिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि टीचिंग में यहाँ पे आईएनजी में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है और यहाँ पे बीइंग नहीं दिख रहा है। टॉट तो सर पास्ट हो गया, यहाँ पे आर प्रेजेंट है। विल टीच तो फ्यूचर हो जाएगा। द पॉटर वॉज कैरिंग द लगेज। जो पॉटर जो था, कूली जो था, वो क्या कर रहा था? लगेज लेके जा रहा था। अब देखो क्या लेके ढो के जा रहा था? लगेज को लेके जा रहा था। तो इसमें क्या राइट आंसर बनेगा हमारा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे द लगेज, वॉज लगा हुआ है, वॉज कैरिंग। तो मतलब देखो जब भी कॉन्टिन्यूअस होता है, आईएनजी जिस सेंटेंस में लगाता हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त बीइंग लगाते हैं। तो बीइंग वाला ढूंढो, किधर है किधर है? ये रहा बीइंग वाला। द लगेज वॉज बीइंग कैरिड बाय द पॉटर। जैसे ध्यान रखना है, जिस सेंटेंस में हैज हैव लगा रहेगा ना, उसमें आपको बीइंग ढूंढ लेना है, और जिस सेंटेंस में आईएनजी लगा रहेगा उसमें बीइंग ढूंढ लेना, जिस सेंटेंस में कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी लगा रहेगा उसमें आपको बी वर्ड ढूंढ लेना। हो गया, बात खत्म है। वाई वॉज द पुलिस चेकिंग ऑल द कार्स? गाइज आपको इसी तरह के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए, तो आप इधर उधर बिल्कुल ना भटके, आप अपनी टाइम वेस्ट ना करें, मनी वेस्ट ना करें, और आप मेरे साथ लगातार जुड़ते रहे। मेरे सभी वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी, आपको मैं ये बात आश्वासन के साथ कहता हूँ। Why was the police checking all the cars? इसका आपको फिर क्या बनाना? पैसिव बनाना है। इसमें ऑप्शंस जहाँ मिस्टेक हो गई, लिखा नहीं गया है, अब समझ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आप सभी को। Why was the police checking all the cars? तो यहाँ पे जब भी WH का वर्ड लिखा तो पहले WH वाला वर्ड ही लिखेंगे, तो WH वाला यहीं पे दो जगह है। अब ये दोनों में तो नहीं है, तो रॉन्ग करेंगे। तो सबसे पहले मेरा या तो ए होगा ना तो बी होगा। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम बदलते हैं इसमें। तो पहले क्या आएगा? द कार्स क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे देखो प्लूरल है तो वॉज लगा हुआ तो वर्ड लग जाएगा ना, तो वाई वर्ड ऑल द कार्स, और देखो आईएनजी लगा तो बीइंग भी लग गया है, सही है। चेक्ड बाय द पुलिस, यहाँ पे बाय द पुलिस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम बाय द पुलिस वगैरह नहीं लिखते, लेकिन लिखा गया तो आप समझ लेंगे। ऐसा ये नहीं एग्जाम में लिखा हुआ आपको मिलेगा, थोड़ी मेरी मिस्टेक है। नंबर 36, मार्सा इज रीडिंग अ नॉवेल। मार्सा पढ़ रही, क्या पढ़ रही? एक नॉवेल पढ़ रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मार्सा तो पढ़ रही, एक नॉवेल को पढ़ रही, तो अ नॉवेल होगा, और नॉवेल इज लगा हुआ तो इज वाला होगा, और बीइंग लगेगा तो अ नॉवेल इज बीइंग रेड बाय मार्सा। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। द हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम, किसके द्वारा पेंट किया? बाय लिखा गया ना, तो बाय लिखा मतलब पैसिव में ऑलरेडी बना हुआ है, तो मतलब हम इसको एक्टिव में करना पड़ेगा, तो टॉम तो लिखेंगे पहले। वॉज पेंटेड, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म मतलब केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म मुझे चाहिए। टॉम पेंटेड द हाउस, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा टॉम पेंटेड द हाउस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? क्या तुम समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब देखो इस सेंटेंस में देखो व्हाट आई मीन, अब देखो डू लगा हुआ है, डू मतलब कौन सा टेंस हो जाएगा? डू डज सिंपल प्रेजेंट, मतलब इज एम आर का जरूरत है। यहाँ पे वाज लगा हुआ है ना, रॉन्ग करेंगे। देखो नेक्स्ट है व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू। व्हाट आई मीन इज डैट, यहाँ पे डैट कोई कंजंक्शन लिखते हैं हम लोग कभी पैसे बनाते वक्त, रॉन्ग हो गया। इज़ व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, या व्हाट आई मीन। अब देखते चलो, हम जब भी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त जो है हमारा सेंटेंस जैसा वैसे ही हम पैसिव में भी ले आते हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझे? व्हाट आई मीन, ऐसा जो मेरा मतलब था, तो हमें यस नो में तो यस नो में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? व्हाट आई मीन का सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब जो है हम इज देंगे, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, मेरा क्या मतलब है ये तुम्हें समझ में आया? या व्हाट आई मीन इज, एक मिनट, गाइज यहाँ पे जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ये मैं गलत बता रहा था आपको। व्हाट आई मीन, यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे व्हाट आई मीन, मेरा क्या मतलब है, इज अंडरस्टूड बाय यू, ये तुम्हारे द्वारा समझा गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरीड आउट बाय यू, क्या जो मेरी ऑर्डर्स है वह तुम्हारे द्वारा ले जाया गया है? अब देखो यहाँ पे बाय यू पैसिव में है, मतलब इसको एक्टिव में लेके चलना होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हैव लिखा हुआ है, मतलब हैज हैव वाला ही कोई सेंटेंस होगा, बिल वाला तो होगा नहीं, कैन वाला होगा नहीं, हैड वाला होगा नहीं,
राइट आंसर, हैव यू कैरीड आउट माई ऑर्डर्स। तो हम लोग क्लू से ऐसे करके भी पहचान सकते हैं। माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाय समबडी, तो देखो यहाँ भी वैसे बाय समबडी हम कभी नहीं जोड़ते हैं, ये एक ऐसे मेरी मिस्टेक है। माई पर्स हैड बीन स्टोलन ऐसे होगा, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, समबडी, हैड लगा हुआ है तो हैड ही आएगा। समबडी हैड स्टोलन माई पर्स, क्योंकि हम जानते हैं हैज हैव हैड वाले में बीन वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। 41, दे आर बिल्डिंग ए हाउस, वे लोग एक घर बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, अ हाउस। अ हाउस सिंगुलर है इसीलिए इज लगाएंगे, आईएनजी लगा हुआ तो बीइंग भी लगेगा। अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट, वे लोग एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं, अ न्यू एयरपोर्ट, आर लगा हुआ है, इज लगाएंगे, अ न्यू एयरपोर्ट इज बीइंग गोन टू बिल्ड बाय देम। अभी तो आपको इतना पढ़ पढ़ के सब समझ में आ गया होगा, अ न्यू एयरपोर्ट इज बीइंग गोन टू बिल्ड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हु ब्रॉक दिस विंडो, जब भी हु लिखा होता है तो हम उसका जब पैसिव बनाते हो तो बाय हुम का प्रयोग करते हैं। अच्छा दिस विंडो है तो हम लिखेंगे बाय हुम, ब्रॉक वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब वॉज वर्ड की जरूरत है, तो यहाँ पे वॉज लिखा गया, दिस गलत है, यहाँ पे वॉज लिखा गया, ब्रोकन गलत है, तो बाय हुम वॉज दिस विंडो ब्रोकन, या बाय हुम दिस विंडो बीन ब्रोकन। बीन तो हम हैज हैव हैड में यूज करते हैं इसीलिए भी रॉन्ग है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रिया नोज मी वेल, जब भी ध्यान रखेंगे नो आएगा ना, तो नो के बाद जो है आप टू शब्द का पैसिव वॉइस जब बनाते हो तो इसमें टू का यूज करोगे, बाय का यूज नहीं करोगे। तो प्रिया जानती है, किसे जानती है, मुझे जानती है, तो मी का क्या बनेगा, सब्जेक्ट आई बनेगा। आई के साथ आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। नॉज वर्ब की पांचवी फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, इट मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इज एम आर का यूज करेंगे। यहाँ पे आई एम, नौ का थर्ड फॉर्म नॉन होगा, यहाँ पे आप लगा लेंगे आई एम नॉन टू प्रिया वेल, बाई नहीं लगाते, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नंबर 45 से आपका जो है बुक का स्टार्ट होता है। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम, आखिरकार हिंदू धर्म में कुछ ऐसा है जिन्होंने इस सभ्यता को जीवित रख रखा। ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है आपकी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी। द अर्थ एचिवेट्स, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके ऑथर हैं, भारत इज माई होम, अ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मनी ग्रीड, द आर्टिस्ट सीगा नोया, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सायर्स। बर्टन रसेल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, बर्टन रसेल को नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर में, कब दिया गया, तो ध्यान रखेंगे उन्हें 1950 में दिया गया था। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे बर्टन रसेल जो थे एक ब्रिटिश फिलोसफर भी थे, ध्यान रखेंगे बर्टन रसेल एक ब्रिटिश फिलोसफर भी थे। इसके अलावा आपके वो एक हिस्टोरियन भी थे, इसके अलावा वो एक मैथमेटिशियन भी थे। बर्टन रसेल ने कौन सा लेसन लिखा है, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय किनके द्वारा, बर्टन रसेल। जर्मनी ग्रीड आपके अ चाइल्ड इज बॉर्न, सीगा नोया द आर्टिस्ट, और आपका पर्ल एसबर्ग जो है वो लिखे गए हैं। पर्ल एसबर्ग जो लिखा है उस चैप्टर का आपका नाम जो बनता है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। क्वेश्चन नंबर 49, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश, राधा कृष्णन जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन लेसन 2 के हैं, इन्होंने कभी नहीं खोया अपना, क्या नहीं खोया, तो इन्होंने नहीं खोया एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, जो मानवता है उस चीज़ को उन्होंने कभी नहीं खोया। 50 नंबर, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने मशीनों का खोज नहीं किया क्योंकि वह जानते थे, क्या जानते थे, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, क्योंकि जानते थे कि हम लोग क्या बन जाएंगे, हम गुलाम बन जाएंगे, हम उनके नौकर बन जाएंगे। 51 क्वेश्चन, वॉल्टर डेलामेरे मेक अस अवेयर ऑफ द, वॉल्टर डेलामेरे एंड एपिटैफ के जो पोएट हैं वो हम सबको अवेयर करते किसके बारे में, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मानवीय जीवन के जो मानवीय तरीका है उससे हम सबको वह परिचित करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 गाइस, यदि आपको यहाँ तक हमें अच्छा लग रहा है आप सभी को वीडियो, तो प्लीज़ गाइस इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपको हेल्प मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में सभी को शेयर करें और सभी को बताएं। चलते हैं हम लोग नंबर 52 पे, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डैट वी सेल, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम सबको शपथ लेना है कि हम सभी सदैव क्या रहेंगे, हम लोग ऑलवेज मार्च अहेड, हम सभी आगे ही बढ़ते रहेंगे। या आपके जो लाइन लिया गया है ये लिया गया आपका ये आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, जो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे जिन्होंने नन वायलेंस बिना किए हुए वह जो है नन वायलेंस के साथ उन्होंने अपने राइट्स के लिए डिमांड किया था।
इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम। जो है देखो इंग्लिश शब्द का जैसे प्रयोग हो गया ना, तो इंग्लिश मतलब यहाँ पे इंग्लिश भाषा नहीं कहने का मतलब है, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड। इंग्लिश हेवन शब्द आ गया, मतलब इंग्लैंड मतलब कौन सा लेसन, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक। और रूपर्ट ब्रूक ने जो सोल्जर लिखा है वह कौन सी पोयम है, तो ध्यान रखेंगे उस पोयम को हम लोग कहते हैं वॉर पोयम। फायर हिम के अंदर ला सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन और टू ऑटम जॉन किट्स। द वेस्टलैंड इज रिटन बाय, ये जो वेस्टलैंड है इन किसने लिखा है, इसे महान कवि हमारे मैकाविटी के टी.एस. एलियट साहब ने लिखा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या टी.एस. एलियट ने और कौन सी बुक लिखी है। अरे सर छोड़ो, आप पढ़ाने के लिए आते हो, हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं, बता दिया करो आप ही। टी.एस. एलियट ने लिखा है द वेस्टलैंड, मैकाविटी, द मिस्ट्री गेट और एस वेडनेसडे। ठीक है ना। एक और बुक वैसे फिर भी बची हुई है, मैं आप उससे नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द नाइटिंगेल इज डम्प इज फ्रॉम। जो नाइटिंगेल जो है वह डम्प हो जाती है, नाइटिंगेल गूंगी हो जाती है, समाज के अच्छे लोग गूंगे पड़ जाती है, कहाँ से ली गई है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन और टू ऑटम जॉन किट्स फायर हिम के अंदर वाला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन। जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। जॉन डॉन कैसे कवि हैं, तो मेटाफिजिकल पोएट होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके एक चीज़ आप मुझे बताओ, पीपल्स पोएट किन्हें कहते हैं। गाइज मैं जब से कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप उसका आंसर जरूर दो। आप कमेंट में लिखना पीपल्स पोएट लिख करके डैश देके उसमें बताना कौन है पीपल्स पोएट। 57 एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। वह थोड़ी सी पानी और पीती है। कौन पीता है पानी, अरे वही, कौन सा, अरे यार ये ऑप्शंस थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, ये आपके स्नेक की लाइनें हैं, ये आपके ऑप्शन से रॉन्ग हो गए हैं, इसे कट करेंगे। स्नेक D.H. लॉरेंस की लाइनें हैं। वॉल्टर डेलामेरे वॉज बॉर्न ऑन, इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म होता है 1873 में। अब ध्यान रखेंगे वॉल्टर डेलामेरे को कौन से पोएट बोला जाता है, तो इन्हें चिल्ड्रेंस पोएट के भी नाम से बोला जाता है। अच्छा इनको इनकी दो लिखी गई बुक्स है, उनका नाम याद है क्या, सर नहीं सर बता दो आप ही। तो इनका एक बुक का नाम है सर पीकॉक पाई और एक का नाम है ये चिल्ड्रेंस करके कुछ, अरे हाँ सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन करके इनकी दूसरी बुक का नाम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, ये कौन सी इंग्लिश के दौरान हुई थी, तो मिडिल इंग्लिश के दौरान। मैकाबेथ एंड जूलियस केसर किनके द्वारा लिखी गई है, शेक्सपियर के द्वारा। इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, 15वीं शताब्दी से जो अंग्रेजी चल रही है उसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। अब ध्यान रखेंगे 15वीं शताब्दी से लेकर के टिल नाउ, मतलब अभी तक की जो इंग्लिश है हम उसे मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज, स्टैंडर्ड जो ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच है उसे हम किस तरीके से जानते हैं, तो उसको हम जानेंगे रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से। रूपर्ट ब्रूक प्रेसिस, रूपर्ट ब्रूक किसकी प्रशंसा करते हैं, अरे पूरे लाइन में अपने देश इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, जैसे हम सभी करते हैं। आप कोई भी अपने दही को, जैसे वो बोलते हैं ग्वाला अपने दही को कभी खट्टा नहीं बोलता, उसी तरह से सभी अपने देश की प्रशंसा करते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश ऑन ओनली ऑन द सेपरेट, जो फुर्तीले हाथ जो होते हैं, जो चलते फिरते जीवन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मरने को तो फ्रिज हो जाते, सुन हो जाते, शांत हो जाते हैं, वह शीतलता भर जाती है। व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कौन सा ऐसा है जो बहुत बड़ी इंस्ट्रूमेंट है, तो अरे सर वो है आपकी कौन सी, वो है एजुकेशन। ये आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा भारत इज माई होम स्पीच से ली गई है। डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, कौन सेटिस्फाइड रहते हैं छोटे छोटे गाँवों से, तो ये हमारे आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो हैं सेटिस्फाइड रहते हैं। आई थैंक यू, मैं धन्यवाद देता हूँ, कैसे धन्यवाद देता हूँ, हार्टली, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद देता हूँ, और ये कहाँ चला गया, हार्टली, आई थैंक यू हार्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 768, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 50 रुपीज़ इज नॉट मच, 50 रुपीज़ आर नॉट मच, हैव नॉट मच, वॉज नॉट मच। अब ध्यान देंगे यहाँ पे आपका राइट आंसर वैसे होगा ऑप्शन नंबर ए, 50 रुपीज़ एक निश्चित मात्रा की बात हो रही है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं समझेंगे सर रुपीज़ तो प्लूरल है, यहाँ पे आर लगा के जाओ, अरे रे 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 रे, यहाँ पे इज़ नॉट होगा, इन वो टाइपो है, ध्यान नहीं देंगे इस चीज़ों पे। छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही है, इसे मैंने चेक नहीं किया। 50 रुपीज़ इज़ नॉट मच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, यू डैश कम टू स्कूल इन टाइम, तुम्हें समय पर स्कूल आना चाहिए। तो देखो सब में लगा हुआ कांट, मस्ट नॉट, कुड नॉट, तुम स्कूल नहीं आ सकते हो समय पर, नहीं तुम्हें आना चाहिए। यू शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम। ही इज़ प्लेइंग टेनिस, सेड रीता, रीता ने कहा वह टेनिस खेल रहा है। तो इसका बनाएंगे पहले क्या होगा, रीता सेड डैट, रीता सेड डैट। अब ही इज
जैसे ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, इज एम आर को वॉज वर में कन्वर्ट करते हैं, हैज हैव को हैड में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए ही वॉज प्लेइंग टेनिस। ही शोड ग्रेट, उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया, पेशेंस दिखाया। अरे पेशेंट का मतलब क्या होता है, रोगी नहीं दिखाते, पेशेंस मतलब धैर्य दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डू नॉट डैश रीता एनी मोर, मैंने रीता को कभी नहीं देखा है। तो डू डज डिड के बाद हमने बताया आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट सी रीता एनी मोर। मीरा डैश ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप, देखो वेंट लग गया ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट चला गया ना सेंटेंस, पास्ट की वर्ब लगाओ, यहाँ पे टर्न्ड ऑफ लगा के चलो आगे। डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, मेरे क्लास में सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, ऑल स्टूडेंट्स लगेगा, टोटल नहीं बोलते हम लोग, होल मतलब पूरा होता है, एंटायर का भी मतलब हम यहाँ पे जो है काउंटेबल नाउन के साथ नहीं यूज़ करेंगे। दे वर डैश नॉइज, वे लोग क्या कर रहे हैं, तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे जब हमारा सेंटेंस एक्टिव में चलेगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सही ढूंढो, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ू क्या, चलो बता ही देता हूँ। पेंटर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, PAINTER। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज़ जस्ट डैश 10, यह भी जस्ट तुरंत 10 बजा, ध्यान रखेंगे जिस सेंटेंस में जस्ट ऑलरेडी ये सब कुछ शब्द लग जाते हो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, तो इट हैज़ जस्ट स्ट्राइक, क्योंकि घड़ी में स्ट्राइक करता है। ऑल डैश हरी वेयर प्रेजेंट, वहाँ पे सभी लोग किसको छोड़ के, हरी को छोड़ के, तो एक्सेप्ट, यहाँ पे इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होगा, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, इस एक्सेप्ट का होता है स्वीकार करना, एक्सीड का मतलब आगे होता है, ये दोनों एक्सेप्ट एक ही जैसा लिखा हुआ है, इसको हटाएंगे। तो सभी थे किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट हरी, एक्सेप्ट का मतलब को के सिवाय, हरी के सिवाय सभी लोग प्रेजेंट थे। द मैन केम डैश मी, वो आदमी आया किसकी तरफ आया, मेरी तरफ आया, टूवर्ड्स मी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, अधिकांशतः कैंडिडेट्स क्या कर गए, पास कर गए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा हैव पास्ड। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज द ऑनर्ड मैन, द ऑनर्ड, ऑनर्ड तो ऐसे कोई भी नहीं है, ही इज द ऑनर्ड मैन, ऐसे क्यों हम बोलेंगे, ऑनर्ड, ऑनर्ड जो हम प्रोनाउंस करते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑनर्ड जो होता है यहाँ पे, वैसे ऑनर्ड भाव की थर्ड फॉर्म उसे हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो सेंटेंस को यहाँ पे आपको पढ़ने से, यहाँ पे ग्रामर अगर मैं डिफाइन करने बैठूँ तो 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा हो जा रही है, तो आप यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपका यहाँ पे लास्ट आंसर सही होगा, ही इज़ एन ऑनरेबल मैन। बोलते हैं ना हम लोग रिस्पेक्टेड टीचर्स, ऑनरेबल पेरेंट्स, ऑनरेबल डायरेक्टर, तो ऑनरेबल वही यहाँ पे शब्द लिखा गया है, ही इज़ एन ऑनरेबल मैन। ही स्पोक डैश वॉइस, ही स्पोक एट अ लाउड वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज बेटर स्टूडेंट, ही इज द बेटर, बेटर जो है बेटर के पहले जो है कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, ही वेंट डैश कॉलेज, वह गया कॉलेज, तो ही वेंट टू कॉलेज हो जाएगा। व्हाट यू डू डैश मी, व्हाट यू डू डज नॉट कंसर्न मी, या व्हाट यू डू, अब देखो डू लग गया, डू मतलब प्रेजेंट टेंस है, हैड मतलब पास्ट हो गया तो रॉन्ग हो जाएगा, हम तो क्वेश्चन में नहीं ना बदल सकते हैं। व्हाट यू डू मे नॉट, मे जो है मॉडल एक्सुलरी, मॉडल एक्सुलरी का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ तो कंसर्न पास्ट हो गया, गलत हो जाएगा। विल के साथ भी यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए से होगा, व्हाट यू डू डजंट कंसर्न। द डॉग इज लाइंग, कुत्ता लेटा हुआ ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे, कहाँ पे, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। ही सी हर्ट, वह हर्ट की, कैसे की, तो खुद को की, सी के साथ हम हर सेल्फ का यूज करते हैं, अगर वन लिखा रहेगा सब्जेक्ट में तो वन सेल्फ लिखेंगे, अगर ही लिखा रहेगा तो आप हिम सेल्फ लिखेंगे, इट लिखा रहेगा इट सेल्फ लिखेंगे, दे लिखेगा तो आप देम सेल्फ्स लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 88, रेखा सिंह से, रेखा सिंह करती है, डजंट, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक्चुअली ये भी सेंटेंस का आपका जो है इनकम्प्लीट है, इसमें देखो डजंट सी, अगर मैं इसको ये क्वेश्चन टैग बनाने बैठूँ तो डजंट सी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे कोई चीज़ें नहीं लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, छोड़ेंगे। ही इज स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह मजबूत है, वह बॉक्स को उठा सकता है। अब देखो ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ, वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टू लिफ्ट दिस बॉक्स, इस बॉक्स को उठाने के लिए। अब स्ट्रॉन्ग इज ही एनफ क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है और कोई सेंटेंस एडजेक्टिव से शुरू नहीं होता, या तो नाउन ना तो प्रोनाउन, सब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, यू आर डैश द पुअर, यू आर लग गया, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यू आर हेल्पिंग द पुअर। द वेस्टलैंड
वेस्टलैंड वॉज रिटन बाय वेस्टलैंड किनकी द्वारा लिखा गया है? अरे वेस्टलैंड, ये फिर से तो घूम के क्वेश्चन वहीं पे आपका अटक गया। द वेस्टलैंड जो है आपका टी.एस. एलियट साहब के द्वारा लिखा गया है। मैंने जो आपको नहीं बताया था, मैंने उस समय बता दिया था कि आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। नंबर 92 क्वेश्चन, समर इन कोलकाता किनके द्वारा लिखा गया? तो समर इन कोलकाता जो है आपके लिखे गए हैं कमला दास, एक इंडियन पोएटेस, माई ग्रैंड मदर हाउस के द्वारा। द वॉइस ऑफ ए फ्यू वीमेन रेस्ट इन वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड। ये क्वेश्चन का देखेंगे, जो कुछ महिलाओं का जो आवाज़ जिन्होंने उठाया, उनकी आवाज़ें नहीं सुनाई दी, किसकी वजह से? ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम की वजह से, इन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, इन द क्राइज ऑफ आवर चिल्ड्रेन, या ओवर द ह्यूमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन्स। इसका राइट आंसर जो होगा ये आपके ये अ चाइल्ड इज़ बॉर्न की लेसन से लिया गया है, उस लेसन की है जहाँ पे जो है यहाँ पे बात करते हैं हम लोग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, जहाँ पे वो बताते हैं कि जिसकी वजह से जो है कुछ चीज़ें अच्छी भी होती लेकिन बहुत चीज़ें बुरी भी होती जा रही है। W.H. ऑडेन वॉन डैश प्राइज इन 1948। W.H. ऑडेन जो है उन्हें प्राइज़ मिला था, कौन से प्राइज़ मिला था? और 1948 में तो उन्हें प्राइज़ मिला पुलित्जर प्राइज़। ये ध्यान रखेंगे, W.H. ऑडेन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के। और इन्हें पुलित्जर प्राइज़ क्यों मिला था? तो इन्हें मिला था द एज ऑफ एंजाइटी की वजह से। इस बुक का भी नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, डैश वॉज ए ग्रेट ऑरेटर एंड ह्यूमनिस्ट। कौन एक बड़े महान से ऑरेटर, वक्ता भी थे और एक ह्यूमनिस्ट भी थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। वेयर वॉज एटिक सिविलाइजेशन, एटिक सिविलाइजेशन कहाँ पे लाई करती है? तो एटिक सिविलाइजेशन ये आपके लेसन 1 का क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ। अगर नहीं बता पाओगे तो मैं अगले वीडियो में तो जरूर इसको बता ही दूंगा, वैसे आप इसको करके बताओ मुझे। 97 नंबर क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग, सेंसरशिप कब सौंपी जाती है? हाउ फ्री इज द प्रेस की क्वेश्चन है, इमरजेंसी के दौरान। अच्छा, आपको एक मैं और क्वेश्चन बता दूं, 1 मिनट रुक जाओ। अरे क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे जो है ध्यान रखेंगे, जैसे कि के अंदरवल्ला साहब जो हैं उन्होंने कुछ जो बुक लिखा है उसका नाम है अंडर ओरियन, एक बुक का नाम है एप्रिएशन इन अप्रैल, और तीसरी बुक का नाम है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ये के अंदरवल्ला साहब की लिखी गई है। गाइस, आप सभी का बहुत डाउट है सर मैं कौन सा समरी याद करूँ, तो मैं आपको 3 समरी बता रहा हूँ, आप जिन्हें याद करेंगे। एक बुक का समरी का जो नाम है द सोल्जर, एक का नाम है आप याद करोगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और एक आप याद करोगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आप इस 3 को रिवीजन करके जाओ अच्छे से, आपके एग्जाम में वी होप भगवान करे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, ऑल दैट जॉनसन हैड वाज द, जॉनसन के पास जो कुछ था वो क्या था? एक जमीन का टुकड़ा था। गाइज, यदि आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइज लाइक करें, शेयर करें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पर्ल एसबर्ग ऑल्सो वर्कड फॉर डैश सम टाइम एज ए, पर्ल एसबर्ग किस तरह से काम की थी? एक जर्नलिस्ट की तरह। पर्ल एसबर्ग जन्म से एक अमेरिकन थी और इनका पालन पोषण जो होता है और इनका जो रियर्ड होता है वह कहाँ पे होता है? तो ये चाइना में इनका पालन पोषण बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपकी वीडियो का, द ओल्ड इंग्लिश है डैश डायलेक्ट। ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स बनते हैं? तो ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट बनते हैं। सर मिडिल इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स बनते हैं? तो मिडिल इंग्लिश से ध्यान रखेंगे सर 5 डायलेक्ट्स मिडिल इंग्लिश के बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे साथ आप सभी लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूले नेक्स्ट वीडियो में।